स्टार्ट करेंगे हम पहले अपना आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो हमारी क्लास है ये है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री में जितना भी हमारा बेसिक होता है, जितना भी हमारा एक बेस बनाता है हमारा केमिस्ट्री का, उसकी आज क्लास रहेगी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मैटर, जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें किस तरह से मास को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ये पीरियोडिक टेबल हमें मतलब हम जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे पहले कौन कौन सी टेबल्स आई थी, या और भी चीजें रिलेटेड टू केमिस्ट्री, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको 9th क्लास में काम आएगा, 10th में काम आएगा, और आपका 11th 12th का ये फाउंडेशन है, बेसिक है ये आपका। 11th और 12th में अगर आपकी केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझ आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत होगी बेटा। केमिस्ट्री में एक बच्चा 9th क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ता है? 9th में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर से रिलेटेड, मैटर जो हमारे सराउंडिंग्स में होता है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, मैटर को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमारा जो बुक हुआ करती थी एनसीईआरटी में, उसमें सेपरेशन टेक्निक्स भी दी जाती थी। इस बार थोड़ा सा सिलेबस काफी रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 3rd में एटम्स एंड मॉलिक्यूल दिया गया है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट की एक इंट्रोडक्शन दे दी जाती है एक बच्चे को। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर आपको आता है, बाद में आप पढ़ते हैं उसको। उसके बाद चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम पूरा एटम को पढ़ते हैं, किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर आया, और हमने सबसे आज के प्रेजेंट मॉडल में और जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एटम का मॉडल दिया था उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं पहले हमारे कुछ बेसिक से। बिल्कुल स्टार्टिंग बेटा कहाँ से होती है हमारी? मैटर से। तो बेटा मैटर क्या है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर जो है वो क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या होता है? मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है? कोई भी ये चीज। मैं अगर बात करूं एक बुक की, एक नोटबुक है, एक बुक है, वो क्या है? ये मैटर है। ठीक है, बुक क्या होती है? मैटर, क्योंकि इसका एक मास होता है और इसका ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, कोई भी और चीज, कोई भी अदर थिंग की अगर हम बात करें तो बेटा हर चीज क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, which occupy space and have mass, ठीक है, is called matter, is called matter। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन केमिस्ट्री में जो हम सीखते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड चीज क्या आ जाती है? मैटर के जो फिजिकल फॉर्म्स हैं वो। तो हम जानते हैं मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। मैटर की अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करें, दैट मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो स्टार्टिंग में आपको पहले बताया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद 2 मोर स्टेट्स आपको पढ़ाई जाती हैं, 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो दोनों बेटा? प्लाज्मा एंड पीईसी। यस, प्लाज्मा एंड पीईसी, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो ये पूरी टोटल जो हमारी मैटर की स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब आपके आसपास में कोई भी चीज होगी वो या तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगी, या फिर बेटा लिक्विड फॉर्म में होगी, या गैस में। सॉलिड आपके फॉर्म में आपको ये शेप्स के फॉर्म में दिखता है, लिक्विड आपको ये जो वाटर होता है उसके फॉर्म में आपको दिख जाएगा, या सॉल्यूशन के फॉर्म में। जैसे कि ये जो प्रॉन है, इस प्रॉन को स्टोर किया गया है सॉल्यूशन में, केमिकल में, ये वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, दिस इज प्रॉन। ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, बायो में काम आता है। और बेटा गैस जो आपके अराउंड, ये जो ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं, ये गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, जो हमें दिखाई भले ही ना दे रही हो, बट हमें पता है कि यहाँ पर गैस है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस।
प्लाज्मा एंड बीईसी ये आपको फिजिकली कहाँ दिखेगा? प्लाज्मा जो है वो आजकल फ्लोरेसेंट नियॉन बल्ब्स जो होते हैं उनमें दिखाई देता है। आज हम किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर जाएंगे या किसी भी जगह हम देखते हैं कहीं पर भी जो बोर्ड होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड वगैरह होते हैं, वहां पर हम देखते हैं काफी सुंदर लेटर्स में लिखी हुई चीजें रहती हैं, बल्ब्स होते हैं, तो वो नियॉन लाइट्स को यूज करते हैं, नियॉन बल्ब यूज करते हैं, चमक रहे होते हैं। वो जो लाइट होती है बेटा वो उसके अंदर जो स्टेट भरी हुई है, मैटर जो है, दैट इज प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। सेम चीज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ में भी है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने अपनी अपनी जगहों पर इंडिविजुअली अपना अपना काम किया था, और इसके बाद इन दोनों के वर्क को साथ में हमने एक मिक्स करके एक हमने स्टेट को यहाँ पर बताया गया है आपको, दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी हो गई। ठीक है, अब मैटर के बाद क्या आता है केमिस्ट्री में? तो बेटा यहाँ पर मैटर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई जाती हैं। सॉलिड हाई डेंसिटी होता है, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड, जो भी चीजें आपको रूम टेम्परेचर में सॉलिड दिख रही हैं, ये काफी डेंसिटी इनकी हाई होती है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम जो आपका निकल के आता है रेशो, वो हाई होता है। साथ में अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये अपने कंटेनर को पूरा नहीं भरता। ठीक है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। सॉलिड इज सॉलिड कंप्रेसिबल? नो। देन कौन सी स्टेट इनमें से कंप्रेसिबल है? गैस। गैसेस कंप्रेस की जा सकती हैं। अगर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाती है? लिक्विड में बदल जाती है। अगर मैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाना चाहती हूँ तो मुझे पेट्रोलियम गैस को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो किस में बदल जाती है? लिक्विड में। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारे स्टार्टिंग चैप्टर्स थे। इसके बाद बेटा जो हमारे सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो वहां पर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कुछ और चीजें। जो मैटर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बेटा मैटर। यहाँ पर अब आप जान चुके हैं कि मैटर है क्या। अब हमें ये पता करना है कि ये प्योर है या नहीं। तो मैटर को हमने एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैटर प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, ठीक है, मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, और सेकंड मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है। प्योर सब्सटेंस में बेटा क्या क्या आ जाता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स आ जाते हैं और साथ में क्या आ जाता है? कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आ जाते हैं। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है बेटा मिक्सचर्स में? तो मिक्सचर्स भी हमने पढ़े थे दैट 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। एक और होता है दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स होते हैं जो काफी सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स। इसके बाद हमने एक और पढ़ा हुआ है दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं बेटा ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कंपाउंड्स का अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो बेटा एग्जांपल निकल के आता है हमारे सामने H2SO4। अब ये H2SO4 क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है? देखिए, कोई भी मैटर है अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, दैट मीन्स अगर वो सिंगल एटम से बना हुआ है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। जैसे मैं एलिमेंट्स की बात करूं, कॉपर, मैंने कॉपर लिया, कॉपर मेटल है, वो सिर्फ कॉपर के एटम से बना होगा। अगर कोई गोल्ड की चीज है, सोने की चीज है, तो वो सिर्फ किससे बनी हुई है? गोल्ड से, तब हम उसको बोलेंगे कि वो प्योर है। ठीक है, बट अगर उस गोल्ड में मैं थोड़ा सा आयरन, स्टील सब कुछ मिक्स कर दूं तो क्या वो प्योर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं बेटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सिंगल टाइप ऑफ थिंग से मिलके बने हुए होते हैं, और मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है। एलिमेंट मीन्स जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है। कार्बन की बात करूं, कार्बन में सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। गोल्ड में सिर्फ क्या होगा? गोल्ड होगा। सोने की चीज में सिर्फ सोना।
ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि ज्वेलरी प्योर गोल्ड नहीं होती। 24 कैरेट जस्ट बोलने के लिए होता है, 24 कैरेट गोल्ड से बनाया ही नहीं जा सकता। जो ज्वेलरी होती है बेटा, जो ज्वेलरी होती है, उसमें कुछ ना कुछ अदर मेटल को मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी वो इतना ज्यादा टिक नहीं पाएगी, शेप उसका प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। अगर हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में सिल्वर या कॉपर मिलाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो गोल्ड का नेकलेस बनाएंगे वो इतना सॉफ्ट बनेगा कि वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। प्योर गोल्ड में इतना उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इस वजह से, ठीक है। दूसरी चीज हम आ जाते हैं कंपाउंड्स पर। कंपाउंड में मैंने लिखा हुआ है H2SO4, मीन्स इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तीन चीजें हैं। फिर हम इसे मिक्सचर क्यों नहीं कहते और कंपाउंड क्यों कहते हैं? इसका रीजन होता है बेटा, क्योंकि इसमें कंपाउंड में जो भी चीजें मिक्स हैं वो एक फिक्स प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन 2 है सल्फ्यूरिक एसिड में तो 2 ही होंगी, 3 नहीं हो सकती। अगर 3 हो गया तो फिर वो कोई दूसरा एसिड बन जाएगा। सल्फर अगर सिंगल है तो बेटा सिंगल होगी, 1 होगी। ऑक्सीजन 4 है तो 4 ही होगी, ये इसका मतलब है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स होते हैं वो मटेरियल जिनके अंदर जो भी एलिमेंट्स मिक्स हैं वो कैसे होंगे? फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में उनको मिलाया गया है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं इन्हें? कंपाउंड्स। तो पहली बात हो गई एलिमेंट जो कि प्योर होते हैं, दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड्स हो गए। अब हम इस साइड आ जाते हैं मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ते हैं बेटा, होमोजीनियस जिनकी कंपोजिशन सेम रहती है। अगर मैं पानी में, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दूं तो बेटा वो क्या होगा? वो होमोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसकी कंपोजिशन क्या हो? फिक्स हो, सेम हो थ्रू आउट, ठीक है, पूरे टाइम उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। सॉल्ट इन वाटर, क्या सॉल्ट अगर आपने पानी में नमक मिलाया है तो थोड़े टाइम बाद नमक वापस से जादू की तरह आ जाएगा? क्या होता है? ऐसा नहीं होता, मिक्स हो गया है वो, ठीक है। शुगर मिला दी, क्या वो वापस से आ जाएगी या फिर वो कहीं गायब हो जाएगा? दिखेगा क्या आपको नमक? या वो पूरा मिक्स हो जाता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है ना। जो शुगर है, शक्कर अगर तुमने पानी में मिला दी तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगी पूरी तरह से, वापस नहीं दिखेगी, रीअपियर नहीं होती है। लेकिन हेट्रोजीनस में हम क्या एग्जांपल लेते हैं? अगर मैंने पानी में सैंड मिक्स कर दी, मिट्टी मिला दी है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तो आपको पानी में दिखेगी मिट्टी, पूरा पानी एकदम गंदा दिखेगा, डर्टी वाटर दिखेगा। कुछ टाइम के बाद जब आप उसको अनडिस्टर्ब रख दोगे, ठीक है, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, तो जो सैंड है वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, नीचे नीचे कलेक्ट हो जाएगी। ऊपर आपको पानी एकदम प्योर साफ दिखेगा, प्योर तो नहीं होगा बट साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। उसको आप सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, धीरे से आप पानी को अलग कर सकते हैं, मिट्टी नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम के लिए मिट्टी मिक्स थी पानी में, लेकिन आपने उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए तो क्या हो गई? नीचे सेटल डाउन हो गई। तो ये प्रोसेस की वजह से ये जो मिक्सचर है ये पूरे टाइम सेम नहीं है, ये बार बार अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो ये इसकी कंपोजिशन सेम नहीं है, डिफरेंट है, बार बार बदल रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। और बाकी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? प्योर सब्सटेंस। अब आ जाते हैं आगे की चीजों पे। तो ये तो मैटर की बात हो गई। अब हम बेटा जब 3rd चैप्टर पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम अपनी एक पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कितने बच्चों ने देखी हुई है पीरियोडिक टेबल? सबने देखी है, ठीक है, सभी ने देखी हुई है पीरियोडिक टेबल। तो बेटा देखेंगे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो बाद में आपको मैं दे दूंगी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अलग से शो कर दूंगी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, टोटल आज के टाइम पर डिस्कवर हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 118, ठीक है। जैसे क्लास में बच्चों के पास होगी ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल, जिसके पास नहीं हो बाद में ले सकता है, ठीक है। तो अभी टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं बेटा। इन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट्स में से कुछ क्या है? मेटल्स हैं, कुछ क्या है बेटा? नॉन मेटल है, और कुछ क्या होंगे? मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स। तो नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स।
अब पहले, क्योंकि ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 10th क्लास से एक सिलेबस में से टॉपिक डिलीट कर दिया गया है जो आपको बाद में 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। 10th से लेकिन उसको हटा दिया है, वो है पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, मतलब एक चैप्टर था वो पूरा डिलीट कर दिया 10th से, तो ये आपको सीधे 11th में पता चलेगा, इसलिए आप अभी से ही सीख सकते हैं इसको। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने बनी हुई है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसको बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हो, पढ़ते हो, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को हमें दिया था, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए बेटा, मैंडली, फ्लोथरमेयर, ठीक है, न्यूलैंड्स, डोवर्नियर, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे बेटा, जिन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। किसी ने बोला, जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पादा नी सा, ठीक है, सा फर्स्ट लेटर और दूसरा वाला सा 8th लेटर, तो उन्होंने बोला पहले और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? सेम होंगी। ये बोलने वाले थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने बोला जैसे सारे गामा पादा नी सा होता है ना, उसमें पहला सा और लास्ट वाला सा दोनों सेम है, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और 8th दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन ये कुछ समय तक तो, कुछ एलिमेंट तक तो सही बैठ रही थी, बट आगे सब में अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये कैंसिल हो गई। दूसरे साइंटिस्ट आए बेटा, डोबर्नियर, उन्होंने क्या बोला? 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए इन्होंने, 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम, इसकी सेम, मास निकाला उन्होंने फर्स्ट वाले एलिमेंट, जैसे ये 3 एलिमेंट्स का एक पूरा कॉलम था, ठीक है, जैसे सोडियम, ठीक है, इन्होंने क्या लिया बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स ले लिए इन्होंने, ठीक है, जैसे Li, Na और K। इन्होंने इनके जो मास होते हैं, मास को आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये सब पढ़ा है, सुना है आपने? तो मीन निकाला इन्होंने, अर्थमेटिक मीन। तो जो मास का मीन निकाला इन्होंने, वो बीच वाले एलिमेंट के इक्वल आ रहा था, मास के इक्वल। तो इन्होंने ऐसी एक ट्राइड्स बनाए, एक अपनी पीरियोडिक टेबल दी इन्होंने। ये भी कुछ एलिमेंट्स तक तो सही थी, बट सब पर अप्लाई नहीं हुई, इस वजह से इनकी भी कैंसिल हो गई। ऐसे ही बेटा काफी सारे साइंटिस्ट आए। मैंडलीफ आए, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी, उसके भी कुछ डीमेरिट्स थे। इन सब के पीछे जो डीमेरिट्स होने का रीजन था, ये जो इतने सारे साइंटिस्ट फेल हुए, मेन रीजन उनका क्या था, इसको सुनिएगा, ठीक है। और बाद में किसकी पीरियोडिक टेबल आई? हेनरी मोजले, ठीक है, किसने? मोजले, ठीक है, हेनरी मोजले नहीं, मोजे नहीं बेचते थे वो, मोजले। तो उनकी पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा आज के टाइम पर देखी जाती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहली पीरियोडिक टेबल्स क्यों फेल हुई थी? क्योंकि वो सब बेस्ड थी एटॉमिक मास पर। किस पर बेस्ड थी बेटा? एटॉमिक मास। लेकिन ठीक है, जो आज की पीरियोडिक टेबल है, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्लास में बताई थी ये चीज। पुरानी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? मास पर। आज की टेबल किस पर बेस्ड है? नंबर पर। इस वजह से ये क्या है? सक्सेस है। और पुरानी वाली क्या हो गई थी? फेल। क्योंकि मास से एक प्रॉपर उनका नंबरिंग सही नहीं हो रही थी। जैसे मान लीजिए किसी का मास है ज्यादा और किसी का है कम, तो हम ऐसे ही रखते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने सोच लिया कि ज्यादा से कम के तरफ रख रहे हैं, पर इसमें कुछ ऐसी एलिमेंट्स भी आ गई थी जिसका मास था कम, उसे पहले रख दिया गया और ज्यादा वाले को बाद में रख दिया गया। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इस वजह से ये टेबल सही नहीं थी पुरानी वाली। बाद में इसको किस पर बेस किया गया? एटॉमिक नंबर। जिस वजह से आप जो आज के टाइम पर पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो आज के टाइम पर इस वजह से मानी, मतलब एक सही वे में आपके सामने आई, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, नई वाली पीरियोडिक टेबल की भी कुछ गलतियां हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। जैसे पहली गलती ये है कि हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल, पर रखा किसके साथ में? मेटल्स के साथ। दूसरी गलती या दूसरी डीमेरिट ये है लेंथेनॉइड सीरीज, ये है एक्टेनॉइड सीरीज। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको होना चाहिए था यहाँ, इधर इस जगह, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर होना चाहिए था, पर यहाँ जगह ही नहीं थी, तो इनको अलग से यहाँ नीचे बनाते हैं, नीचे बिठाते हैं। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे, अभी पूरी क्लास भरी हुई है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स आ गए जो एक्स्ट्रा हैं, तो हम उनको कहीं पर बीच में स्टूल या फिर कोई दूसरी बेंच लगा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इस टेबल में भी क्या करना पड़ा? अलग से इनको नीचे एडजस्ट करना पड़ा। तो ये अभी नई वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका भी थोड़ा सा डीमेरिट है। लेकिन हो सकता है कोई आप जैसा साइंटिस्ट आए बाद में, वो इसको भी सही कर दे। ठीक है, वैसे सही हो चुकी है ये भी,
ठीक है, ऐसी कहीं पर स्टोरीज मैंने देखी हैं, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं आया है, इस वजह से अभी इस पर कोई हम कह नहीं सकते कि सही है या गलत है। ठीक है, तो ये चीज है। बोलिए सर। वो थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो बेस्ड थी एटॉमिक मास पर। किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मास। तो उसको भी हम देख लेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट उसमें थोड़ी सी गलतियां थी। उसमें पहली बात, मेंडलीव के समय तक बेटा सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो कुछ कुछ उन्होंने जगह छोड़ दी। बट मेंडलीव एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। रशिया में उनकी अभी भी बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए हैं। ठीक है, उनकी सोच बहुत दूर की थी। मतलब अगर दो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके और उनके बीच में एक और होना चाहिए, तो उन्होंने बीच में जगह छोड़ दी थी। उनको पता था कि फ्यूचर में यहाँ पर एक और एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो मेंडलीव की इतनी दूर की सोच थी, इसलिए आज भी वो रिस्पेक्टेड है। ठीक है, मेंडलीव की टेबल थोड़ी सी गलत है, बट फिर भी वो अभी भी रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी टेबल एक बना करके दे दी थी। मतलब ये समझ लीजिए आधा काम उन्होंने कर दिया था, बाकी थोड़ा सा जो बचा हुआ काम था वो बाद में और साइंटिस्ट ने कर दिया। ठीक है, नील्स बोर, मोजले, इन सब ने मिल करके ये आपको टेबल नई वाली दे दी। अब बेटा ये जो टेबल है ये किस पर बेस्ड है? न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ठीक है, तो बताइए किसको पता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एनीवन बताइए। तो जिन बच्चों के हैंड रेज हुए हैं उन सबको पता है, और जिनके नहीं हुए उन्हें नहीं पता। चलो, तो जिनकी हैंड रेज है पहले उनसे पूछ लेते हैं। नव्या जी आप बताइए क्या है एटॉमिक नंबर? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, कोई और बताएगा? बताओ हार्दिक जी। एंड प्रोटॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इंग्लिश वाला और या हिंदी वाला और? इंग्लिश वाला और। ठीक है, चलिए। और तो बेटा एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर है इसको पढ़ने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम। तो अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री में एटम नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो पहले एटम को देखेंगे। पहले देखिए एटम होता क्या है। एटम देखिए, एटम के लिए एक स्ट्रक्चर दिया होता है कुछ इस तरह का। ये आपने देखा होगा पहले भी, क्योंकि आप सभी इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एटम के लिए हमें दिया हुआ है ना। अब एटम मतलब है क्या? पहले तो एटम होता है बेटा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एटम की डेफिनेशन आई थी, और इसका मतलब होता है एटम का मतलब द पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, एटम मीन्स, ए मीन्स कैन नॉट और टर्म मीन्स कट, जिसको कट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो व्हाट इज एटम विच कैन नॉट बी कट? जैसे आपने एप्पल के स्लाइस किए, ठीक है, आप खा रहे थे पहले एप्पल, आप और आपका अब आप जब खा रहे थे एप्पल तो पहले तो सोचा था पूरा खाऊंगा, फिर आ गया आपका भाई तो आपको उसके 2 पीस करने पड़े एप्पल के, हाफ करना पड़ा। अब आ गए 2 और कजन तो 1/4 मतलब उसमें से 4 पीस करने पड़े। फिर उसके बाद और आ गए 2 दोस्त और आ गए तो उसको और काटना पड़ा। अब तुमने अब इतना वैसे होने के बाद तो तुम एप्पल उन्हीं को दे दोगे, तुम चले जाओगे बाहर, है ना। बट अगर मान लीजिए कि और भी कोई आ गया और आपके पास में जरा सा पीस बचा हुआ है और उसके बाद भी कोई आ गया, तो बेटा उसको कैसे कट करोगे? खा लोगे उसको तुम, है ना। तो ऐसा ही कुछ था। पहले एटम जो है उसको माना गया कि स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, क्या माना जाता है बेटा इसको? एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन बाद में ये पता चला कि एटम से भी छोटा कुछ होता है, या फिर एटम के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से हैं बेटा ये तीनों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। हमें जब एटम की डिस्कवरी हुई तो बेटा साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इन्होंने एटम का अपना अपना मॉडल दिया। ठीक है, इससे हमें पता ये चल गया था, ध्यान से सुनना, हमें ये पता चला था कि एटम के सेंटर में रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं घर से बाहर। तो बेचारा इलेक्ट्रॉन भटकता रहता है कहाँ? बाहर। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहर। ये जो बाहर आपको राउंड राउंड ये दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं शेल्स या ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा? शेल्स या ऑर्बिट। और ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। बट ये बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये बस सेंटर को बोला गया है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
कौन रहता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बेटा शेल्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। शेल्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। बाद में जब चार्ज के बारे में जो चीजें पता चली, चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है, वो भी चीज यहाँ पर ऐड होगी। और जब ये डिस्कवर हुआ था बेटा, तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी को नहीं पता था। उस टाइम पर सिर्फ चार्ज के बारे में पता था लोगों को, ठीक है। चार्ज के बारे में जानते थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस, ये वाले चार्जेस के बारे में नॉलेज थी। तो बेटा यहाँ पर पहले कुछ नेगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। नेगेटिव पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। और बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी लेट हुई है, ठीक है, जो कि जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, 1932 के अराउंड। तो बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो कैसा देखा गया? दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। ना तो पॉजिटिव चार्ज है उसमें ना नेगेटिव। ये हुआ कैसे? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों हो गए कैंसिल, बन गया वो न्यूट्रल। तो बेटा प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, जीरो, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा है? जीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उसमें। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एटम क्या है? एटम किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जहां पर शेल्स में कौन रहता है या ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और बेटा न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, साथ में रहते हैं हमेशा, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, हम बात किसकी कर रहे थे? एटॉमिक नंबर की। तो बेटा अब एटॉमिक नंबर देखेंगे कि होता क्या है। एटॉमिक नंबर होता है बेटा, देखिए, it is the number of electron और the number of proton। तो बेटा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट, देन वो चीज क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम। कौन से एटम में? न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्यों बोल रही हूँ? न्यूट्रल का मतलब वो एटम किसी से रिएक्शन नहीं करा हुआ है, वो न्यूट्रल है, अभी किसी से उसने रिएक्शन नहीं की। तो उसका एटॉमिक नंबर आप किस पर डिसाइड करोगे? उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन का जो नंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है, एक मिनट बेटा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 1। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1। ठीक है, बात कर लेते हैं सोडियम की, Na की। इसका नंबर कितना होता है? 11। इसका मतलब इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। और कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लिया, मतलब आपको क्या याद हो गया? उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने। ये दोनों चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बस आपको क्या याद करना पड़ेगा? उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपको हमने 1 से 20 तक याद करवाया था, याद होगा। कितने बच्चों को याद है 1 से 20 तक सारे एटॉमिक नंबर याद है? कुछ कुछ हाथ नीचे दिख रहे हैं मुझे, लेकिन चलिए रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखेंगे, आप ही को बताना है कौन कौन से हैं ये। तो बताइए सबसे पहले 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। सेकंड 2 किसका होता है? हीलियम। थर्ड लिथियम। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, नियॉन, बिल्कुल सही। 11, ओके, 12, 13, 14, 15, 15 पूछा मैंने, 16, 17, क्लोरीन, 18 और 19 और 20 कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो बेटा ये कितने हो गए? 1 to 20। एटलीस्ट एक 9th के बच्चे को या 10th के बच्चे को इतना तो एटलीस्ट मिनिमम याद होना चाहिए।
पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने को नहीं बोला जा रहा है आपसे, पर पहले 1 to 20 तो याद करो, ठीक है। ये मेन है, पहले इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सब देखा सबने, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, इनके क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर और साथ में सिंबल्स लिखे हैं, पूरे नाम नहीं लिखे। अब आपका दोस्त है, आप दोस्त को कैसे बुलाते हो? नाम से तो बेटा कोई बुलाते ही नहीं आजकल दोस्तों को, दोस्तों के पेट नेम रख दिए गए हैं। क्या बेटा? हाँ दे रहे हैं, लास्ट में दे देंगे, ठीक है। चलिए तो सारे बच्चे ध्यान दें, ये सारे क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर एंड उसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 17, ठीक है। क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? 17, ठीक है। अब आपने सुना होगा, मैंने एक छोटा सा वर्ड बोला, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रल एटम तो वो होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूट्रल नहीं है उसमें क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना सारे बच्चे, एक क्वेश्चन और उसका आंसर। व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट, कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट, एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं, रिएक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, और टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट्स या तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक एलिमेंट है, सपोज दैट हम बात कर लेते हैं बेटा एक केमिकल, एक कंपाउंड की, NaCl। बताइए NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ये सोडियम क्लोराइड क्यों रिएक्शन कर रहा है? देखिए ये अकेला भी तो रह सकता है, Na सोडियम, क्या दिक्कत है इसको? यहाँ पर ये क्लोरीन अकेला भी तो रह सकता है, अकेले Cl क्या प्रॉब्लम है जो Na के साथ में जाना है, या Na को क्या दिक्कत है जो Cl के पास जाना है? तो कुछ रीजन होगा इसका, है ना कोई रीजन तो है, तभी रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये रीजन हमें देखना है कि ये रीजन है क्या। देखिए कोई भी एलिमेंट जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल में एक लास्ट वाला कॉलम होता है जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, या फिर नोबल गैस, ठीक है, या इनर्ट गैसेस। नोबल गैस का एक और नाम क्या है? इनर्ट गैस। आपके एग्जाम में ये वर्ड आ सकता है, इनर्ट गैस, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ा रही हूँ, किसी बच्चे को थोड़ी सी भी अगर बिल्कुल आप स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तब भी ये बिग बोलते हैं ना, बिगनर्स, बिल्कुल शुरुआत से, तो ये चीज को आपको पता होना चाहिए। इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप, ये सब एक है। लास्ट वाला जो कॉलम है, ठीक है, 18th वाला, तो यहाँ पर ये जीरो ग्रुप है, इनकी सबकी वैलेंसी होती है जीरो। कितनी होती है वैलेंसी? जीरो। जैसा कि आपको मैंने वैलेंसी पढ़ाया था, वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट किसी दूसरे से कितना जुड़ सकता है, ठीक है, मतलब वो कितनी बॉन्ड बना सकता है, वो सारी चीजें उसकी वैलेंसी कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की 1, सोडियम की 1, क्लोरीन की 1, वैलेंसी इनकी 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। लास्ट वाला कॉलम क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस की वैलेंसी है 0। अब बेटा जिसकी वैलेंसी 0, क्या उसको किसी से जुड़ने की जरूरत है? क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? जुड़ने वाली कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, वो किसी से ज्वाइन होने की उसको जरूरत ही नहीं है, तो क्यों जाएगा वो? इस वजह से नोबल गैस आपके नेचर में फ्री स्टेट में अवेलेबल हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। सेकेंड चीज, बाकी एलिमेंट्स आपस में क्यों रिएक्शन कर रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं नोबल गैस को कि ये तो अकेले ही खुश है, ठीक है, वो देखते हैं कि ये तो बहुत खुश है, मतलब उसके पास तो इसको तो किसी से जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो एलिमेंट्स देखते हैं कि मुझे भी इसके जैसा बनना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हाँ आज मतलब कोई भी चीज हम भी किसी ना किसी को देख करके सोचते हैं, ठीक है, कोई अंबानी को देख के सोचता है, कोई किसी और को देख करके वो सोचता है मुझे भी ऐसा बनना है। रोल मॉडल बोलते हैं ना, रोल मॉडल कौन है? तो बेटा ऐसे ही एलिमेंट्स का रोल मॉडल कौन होता है? नोबल गैसेस। कौन होता है उनका रोल मॉडल? नोबल गैस। वो सारे एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह। मतलब उनको सबको अपनी वैलेंसी क्या करनी है? 0। वैलेंसी 0 तब होगी जब लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है। अभी आपने एटम देखा था सब बच्चों ने, एटम में क्या बने हुए थे, ये बाहर शेल्स। तो जो आखिरी वाला शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मीन्स ये नोबल गैस की तरह है, अगर 8 नहीं है तो फिर नहीं है। तो सारे एलिमेंट आपस में जुड़ते ही इसलिए हैं कि उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, कि उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिएगा कैसे होता है ये। सारे बच्चे मेरे साथ में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सोडियम की। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। दोनों की देखेंगे। अब हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास के बेसिस पर। KLMN शेल होते हैं, KLM और N। इसमें मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 2, 8, 18, 32। ये शेल्स हैं, ठीक है, ये शेल्स हैं। ये शेल वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ने मिलेगा। KLM और N के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32, ठीक है, ऐसा होता है। सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो बेटा पहले शेल में कितने रखेंगे, 2, ठीक है, 2 रख दिया हमने। फर्स्ट वाले में सोडियम कितना रखेगा, 2। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड वाले शेल में कितना, 8। बचा कितना सोडियम के पास, 8 और 2 कितने हो गए, 10। टोटल कितना था सोडियम पर, 11 था, 10 हो गए, बचा कितना, 1। तो यहाँ पर 2, 8 और 1, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बेटा, 2, 8, 1। क्या सोडियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं लास्ट शेल में, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इसको देखेंगे हम क्लोरीन को। क्लोरीन में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटा क्या हो जाएगी, 2, 8, 7। मतलब क्या 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 क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, नहीं है। तो बेटा ना तो क्लोरीन के पास ना सोडियम के पास, दोनों ही बेचारे क्या हैं, मतलब बोलते हैं ना अधूरे हैं, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों को क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन। तो सोडियम देखता है क्लोरीन को, क्लोरीन देखती है सोडियम को, ये काम का है। इससे कुछ काम मतलब किया जा सकता है, काम निकाला जा सकता है, ये वाला काम। क्लोरीन देखता है कि मेरे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 क्लोरीन। और सोडियम क्या देखता है, मेरे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1। ये बोलता है कि अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दूं, मेरा बैग है उसमें सामान ज्यादा हो रहा है। बैग है ना, एयरपोर्ट में होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी वजन ज्यादा होता है तो बेटा ज्यादा मतलब पे करना पड़ता है आपको। तो ये इसने सोडियम देखा, मैं अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं, क्लोरीन को, तो मेरे आखिरी वाला शेल कौन सा बन जाएगा, ये जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कंप्लीट हो सकता हूँ, सोडियम ने देखा हो सकता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने बात करी क्लोरीन से, देखो ऐसा ऐसा, उसने समझाया क्लोरीन को, तुम्हारे पास है 7, मेरे पास है 1, तुम मुझसे ले लो एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा भी कंप्लीट, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है। अब ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गई सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बताओ, 2, 8। और बेटा क्लोरीन की क्या बन गई, 2, 8। बताइए क्या इन दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। लेकिन जब कोई किसी को कुछ देता है तो बेटा वो अच्छा इंसान है, क्या है वो, अच्छा इंसान। किसी ने कुछ दिया तो बेटा जो किसी को कुछ दे देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है प्लस। क्या आ जाता है उसके ऊपर, प्लस आ गया, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया, प्लस आ गया। क्लोरीन ने किसी से कुछ लिया है सामान, तो ये क्या है, ये टेकर है, इसने कुछ ले लिया, तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस। इसके ऊपर एक, अब ये क्या है, माइनस में चली गई, ठीक है, तो ये माइनस आ गया। क्या आ गया इसके ऊपर, माइनस। तो ये चार्ज होते हैं, ठीक है। ऐसे मिल करके ये दोनों क्या बन गए, NaCl। ये दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि तुम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा, साथ में। मतलब NaCl को क्या बन के रहना पड़ेगा, NaCl। Na और Cl अलग अलग नहीं रह सकते, अब क्या बनना पड़ेगा, NaCl, तभी दोनों की क्या होगी, ऑक्टेट कंप्लीट।
दोनों क्यों साथ में जुड़ रहे थे? जिससे दोनों के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी चीज की वजह से दुनिया के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। या फिर क्या हो सकता है इसका आंसर? टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस की तरह बनने के लिए, या फिर अपना क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से एलिमेंट्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं। तो बस ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये आपको सारी रिएक्शन में काम आएगी। ठीक है, हाँ जी सर। नहीं बेटा, सोडियम क्लोराइड अब एक कंपाउंड बन गया, बट उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो गई, ये कह सकते हैं। नोबल गैस नहीं है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो गई, मतलब वो स्टेबल हो गए। नोबल गैस क्या है? स्टेबल है। तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब इन सबको करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी? पहली चीज, इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या? एटॉमिक नंबर। क्या चीज पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। सेकंड चीज हमें क्या पता होना चाहिए? हमें वैलेंसी पता होने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी? वैलेंसी। वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको सीखनी चाहिए। पहली बात, एटॉमिक नंबर आप क्या कर सकते हो? याद। ठीक है, वैलेंसी भी आप क्या कर सकते हो? याद। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको तरीका सीखना पड़ेगा निकालने का। और वैलेंसी भी कभी कभी एग्जाम में निकालने आ सकती है, तो ये भी आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, बताइए क्लास में कितने बच्चों को ये कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी निकालनी आती है? बताएं जल्दी। सबको आती है? बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये कितने बच्चों को आती है? आती है, दोबारा बताओ। चलो, तो इसी बात पर आप सभी मुझे इसकी वैलेंसी निकाल के बताइए। क्लोरीन की, ठीक है, सेकंड फॉस्फोरस की, थर्ड पोटेशियम की, फोर्थ मैग्नीशियम की, ठीक है, और फिफ्थ एल्यूमिनियम की। इन पांचों की वैलेंसी निकाल के बताइए आप सभी। वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीज है। ठीक है, निकालेंगे सब बच्चे। 1 मिनट।